सोचो आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, इतनी मोहब्बत कि उसके बगैर जीना ही आपका मुश्किल हो। लेकिन एक दिन कोई तीसरा इंसान आकर आपके दिल में आपकी मोहब्बत के खिलाफ शक का बीज बो दे। सिर्फ एक शक, और वो शक आपकी पूरी मोहब्बत भरी दुनिया जलाकर राख कर दे। अस्सलामु अलैकुम डियर लिटरेचर enthusiasts. I hope you're all thriving today and feeling fantastic this time. As you know, I'm your English tutor, educator Muhammad Qureshi, and today I'm here with a new interesting literature topic which is about Shakespearean tragedy play Othello. Yes, dear students, आज हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का एक ऐसा प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसकी कहानी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ना सिर्फ एज अ मेल बल्कि फीमेल्स जो व्यूवर्स मेरे ओथेलो सुनेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शेक्सपियर ने ये प्ले अपना 1603 से 1604 के दरमियान लिखा था, और जैसे कि आप जानते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हो या कॉमेडीज दोनों ही बहुत कमाल हुआ करती हैं, क्योंकि वो इंसान को उसकी जिंदगी की हकीकत का आईना दिखाती हैं। जैसा कि ओथेलो एक ट्रेजेडी प्ले है, और ट्रेजेडी प्ले जो होता है वो एक सीरियस प्ले हुआ करता है जिसके आखिर में जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट्स होते हैं यानी फिल्म या मूवी के मरकजी किरदार, उनकी डेथ यानी मौत दिखाई जाती है। तो ओथेलो शेक्सपियर का एक बहुत ही सक्सेस प्ले है, जहां पर एक बॉलीवुड की मूवी भी बाकायदा इसी ओथेलो प्ले से इंस्पायर होकर बनाई गई है। उस मूवी का नाम है ओमकारा, जहां पर अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर और विवेक ओबराय ये चार मेन कैरेक्टर्स उस कहानी के अंदर दिखाए गए हैं, जिसमें अजय देवगन ने ओथेलो का किरदार अपनाया है और करीना कपूर ने डेस्टिमोना का, सैफ अली खान ने इयागो का और विवेक ओबराय ने कासियो का किरदार अदा किया है। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि ये पूरी वीडियो लेक्चर सुनने के बाद, मेन पॉइंट्स बनाने के बाद आप ये मूवी जरूर देखिएगा। मूवी का नाम है ओमकार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेट्स बिगिन। डियर लर्नर्स, कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी के मेन किरदार, मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इनका आपस में किससे क्या रिलेशन है, ये तमाम चीज़ें जब हम अच्छे से समझ लेंगे, आप सुन लेंगे, तब जाकर हमें कहानी सुनने सुनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले आता है कहानी का हीरो, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रेजेडी प्ले ओथेलो। ओथेलो जो है वो आर्मी जनरल है वेनेशियन मिलिट्री का। ये वेनिस शहर जो है ये इटली के अंदर मौजूद है। इटली में 118 से ज्यादा शहर हैं, जिसमें वेनिस जो है वो बहुत मशहूर शहरों में से एक शहर है। इसी पूरा प्ले उसी शहर पर है। तो ओथेलो जो है वो वेनेशियन मिलिट्री का जनरल है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ये जो शख्स है इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। ओथेलो जो है ये एक मूर है, मूर यानी एक हबशी आदमी, काला आदमी। इसको डेस्टिमोना नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। ये जो सेकंड नंबर पे डेस्टिमोना है ये कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो कि ओथेलो की वाइफ बनेगी। और यहाँ पर ब्रेबेंशियो नाम का एक कैरेक्टर मैंने लिखा है, ये डेस्टिमोना के फादर हैं, जो कि सेनेट के एक आदमी हैं, यानी कि बड़े पावरफुल और रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल सोसाइटी के मेंबर हैं ब्रेबेंशियो। ठीक है, तो डेस्टिमोना जो है वो इन्हीं की बेटी है, और ओथेलो जो है वो खुद एक आर्मी का जनरल है, बड़े ओहदे पर फाइज है। इस बंदे को इस बंदी से मोहब्बत हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये दोनों शादी कर लेते हैं तो ब्रेबेंशियो जो डेस्टिमोना का फादर है वो इस शादी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वो इस शादी को मानता ही नहीं है। वो सोचता है कि क्यों मेरी बच्ची ने, मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची है, इसने जो है एक काले हबशी आदमी से शादी की है, जरूर इस काले हबशी आदमी ने मेरी बेटी की आंखों पर पर्दा डाल दिया है, यानी कि इस पर कोई काला जादू वगैरह कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी को सही और गलत नजर नहीं आ रहा। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि ब्रेबेंशियो को इन दोनों की शादी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कहानी के मेन विलन की, जिसकी वजह से ये पूरा प्ले आज तक जिंदा है। जी हाँ, कहानी का सबसे डेंजरस अगर कोई कैरेक्टर है, या फिर ऐसे कहा जाए कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के अंदर जितनी ट्रेजेडीज इसने लिखी है, शेक्सपियर ने ओथेलो के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा बयान किया है, एक कैरेक्टर ऐसा लिखा है ना, जिसको वो कहता है मोस्ट डेंजरस विलन ऑफ ट्रेजेडीज। यानी कि शेक्सपियर ने जितनी ट्रेजेडीज लिखी हैं उनमें जितने विलन हैं, उनका अगर सबसे खतरनाक कोई यानी कि बाप है ना, वो इयागो है। अब इयागो जो है ये ओथेलो की मिलिट्री का ही एक सोल्जर है। ओथेलो इस पर बहुत ज्यादा यकीन करता है, बहुत ज्यादा अंधा एतमाद इस बंदे पर करता है, लेकिन बाद में यही बंदा नमक हरामी करेगा, गद्दारी करेगा, और आखिर में इसी बंदे की वजह से इस कहानी में तबाही देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और मेन कैरेक्टर इस कहानी का है, वो है कासियो। कासियो जो है वो भी ओथेलो की आर्मी यानी मिलिट्री का ही एक सोल्जर है, जिसे
ओथेलो जो है वो प्रमोशन देकर लेफ्टिनेंट बना देता है। ये बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, हैंडसम तरीन आर्मी ऑफिसर होता है, बहुत ही ज्यादा बाअखलाक आदमी होता है। जितने मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं सब इसके दीवाने होते हैं, क्योंकि इसका अखलाक बहुत अच्छा होता है और ये सबकी खुशी के बारे में सोचता है। और कासियो इतना अच्छा इंसान होता है कि ओथेलो इस पर अंधा एतमाद करता है, जिसकी वजह से ये डेस्टिमोना से भी बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता है। यानी ओथेलो की जो बीवी है उससे हंसी मजाक करता है, उससे बातचीत करना, उसके ज्यादा काम करना, यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन बाद में इसकी अच्छाई ही इसके गले पड़ जाती है। फिर आता है नंबर 5 पर इयागो की वाइफ एमिलीज, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी औरत होती है, लेकिन इसकी अच्छाई भी इसके गले पड़ती है। यानी कि जो मेन हमारा विलन है, जो गंदा तरीन आदमी है इस पूरे प्ले के अंदर, उसकी वाइफ इतनी अच्छी होती है, लेकिन उसकी अच्छाई जो है इस गंदे आदमी की वजह से उसके गले पड़ जाती है। तो ये भी इस पूरे प्ले के अंदर बहुत अहम किरदार है। यहाँ एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि विलियम शेक्सपियर के जितने प्ले होते हैं, चाहे वो कोई भी प्ले हो, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जो जबरदस्ती कहानी का हिस्सा बना हो, प्ले का हिस्सा बना हो। शेक्सपियर के जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो तमाम कहानी के अंदर अपना एक वजूद रखते हैं। यानी एक भी कैरेक्टर अगर आप ऑमिट करेंगे, माइनस करेंगे, तो पूरी कहानी ही बिगड़ जाएगी, कहानी आपको समझ ही नहीं आएगी। तो हर कैरेक्टर अपनी पूरी की पूरी एक डिटेल रखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कैरेक्टर साइड कैरेक्टर के नाम से लिखे हैं। एक का नाम है मोंटेनो, दूसरे का नाम है रॉड्रिगो। ये दोनों वैसे तो साइड कैरेक्टर हैं, लेकिन असल में कहानी इन्हीं से शुरू होती है। तो ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर्स। उसके बाद हम बात करें मेजर थीम्स की, तो मेजर थीम आप देखेंगे अपीयरेंस वीएस रियलिटी। ये तो तमाम जितने ट्रेजेडी प्ले आपने देखे हैं, अभी तक हमने पढ़े हैं शेक्सपियर के, उनमें अपीयरेंस रियलिटी ये 2 चीज तो बहुत ज्यादा ही है। उसके बाद आप देखोगे एक यानी कि नई चीज अगर ओथेलो के अंदर आप देखोगे तो वो है माइंड मैनिपुलेशन, रेसिज्म भी और इनसिक्योरिटी भी। उसके बाद लव एंड डिस्ट्रक्शन, जेलसी। अब अपीयरेंस वीएस रियलिटी, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इयागो जो है वो बहुत ज्यादा वफादार अपने आप को दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या करता है कि ओथेलो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद माइंड मैनिपुलेशन, ये भी जो थीम है ये इस इयागो पर ही फिट होती है, क्योंकि इयागो जो है वो सबके दिमागों से खेलता है। ये ऐसा बंदा है कि यानी सामने वाले को अंदाजा ही नहीं होगा कि ये बंदा मेरे हक में है या फिर मेरे खिलाफ है। और आप देखेंगे रेसिज्म एंड इनसिक्योरिटी। रेसिज्म आप देखेंगे ओथेलो के अंदर, क्योंकि ओथेलो जो है वो एक हबशी आदमी होता है, जिसकी वजह से उसे बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। उसके बाद लव एंड डिस्ट्रक्शन, इन दोनों की मोहब्बत जो है वो तबाही की तरफ जाएगी। और जेलसी, जेलसी भी इयागो के ऊपर ही आकर खत्म हो जाती है। तो ये हमारी मेजर थीम्स थी और ये हमारे मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स थे। आइए अब हम असल कहानी की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। वेनिस की रात थी, समुंदर के किनारे हवा चल रही थी और शहर के अमीर तरीन लोग अपनी महफिलों में मसरूफ थे। लेकिन उस रात एक आदमी के दिल में आग जल रही थी, जिसका नाम था इयागो, जो कि बाहर से बहुत वफादार सिपाही, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा गद्दार और नमक हराम, जहर से भरा हुआ इंसान। वो गुस्से में कहता है, मैं ओथेलो को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर वेनिस की एक गली से, जहां पर 2 जेंटलमैन आपस में बात कर रहे थे। अब जेंटलमैन कहना तो इन्हें नहीं चाहिए, ये बड़े ही दोनों कमीने होते हैं। जिसमें से पहले का नाम रॉड्रिगो था, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे वाला इंसान था, और सेकंड का नाम इयागो था, जो कि इस पूरे के पूरे ट्रेजेडी प्ले का डेंजरस विलन है। अब ये जो रॉड्रिगो नोबलमैन है, ये इयागो से कहता है कि यार तुम तो बड़े ही धोखेबाज और गद्दार किस्म के आदमी हो, तुमने मुझे ठगा है। अब तुम हो भी मिलिट्री के बंदे, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम याद रखते। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम डेस्टिमोना को पटाओगे मेरे लिए, जरा बताओ तो उस वादे का आखिर क्या हुआ? तुमने तो मुझे ठग लिया है, जबकि डेस्टिमोना तुम्हारे ऑफिसर जिसके अंडर में तुम काम करते हो ओथेलो के साथ भाग गई है। अब ये ओथेलो आखिर में था कौन? ओथेलो वेनिशियन आर्मी का जनरल था, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर, इंटेलिजेंट और फेयरलेस आदमी था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो एक चीज से बहुत ज्यादा मार खा रहा था कि वो एक मूर आदमी था। लोग उसकी इज्जत तो किया करते थे, लेकिन फिर भी उसे आउटसाइडर ही समझते थे, क्योंकि वो अफ्रीका से था, उसकी स्किन डार्क थी। तो इसी वजह से वेनिस के लोग उसे पूरी तरह अपना नहीं समझते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ओथेलो को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक चीज थी जो ओथेलो को दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज थी, जिसकी वजह से वो अभी तक वेनिस शहर में ठहरा हुआ था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत डेस्टिमोना थी। जी हाँ, ये वही डेस्टिमोना है जिसके बारे में इयागो और रॉड्रिगो के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, और रॉड्रिगो इयागो पर गुस्सा हो रहा है कि
तुम्हारा जो जनरल है वो मेरी मोहब्बत को, यानी जिसे मैं वन साइड लव करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें मैंने इतना पैसा दिया कि तुम उसे पटाओगे मेरे लिए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि तुम्हारा जनरल, तुम्हारा ऑफिसर मेरी मोहब्बत को लेकर फरार हो गया। जी हाँ, तो इसी बारे में बात हो रही है। तो इयागो क्या कहता है? इयागो कहता है कि मैं भी ओथेलो से इतनी ही नफरत करता हूँ जितना कि तुम, क्योंकि उस ओथेलो के बच्चे ने कल के आए हुए उस छोटे से बच्चे को लेफ्टिनेंट बना दिया, जबकि पूरा पूरा हक मेरा बनता था। और मैं पूरी तरह उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि अब की बार प्रमोशन में मैंने लेफ्टिनेंट बन जाना है, लेकिन इस बंदे ने मेरी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। मैं सोसाइटी में, अपने खानदान में मुंह नहीं दिखा पा रहा इस वजह से, क्योंकि मैं ये खबर आम कर चुका था कि मैं इस बार प्रमोशन में लेफ्टिनेंट बनने वाला हूं। और वो बच्चा कासियो, जिसको लेफ्टिनेंट के एल के बारे में भी मालूम नहीं, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको उठाकर इतने बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। तो मेरे भाई रोड्रिगो, थोड़ी देर शांति रखो, चुप हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। थोड़ी ही देर बाद इयागो रोड्रिगो से कहता है, मुझे एक आइडिया आया है। अपन दोनों भाई अभी के अभी डेस्टिमोना के फादर के पास चलते हैं और उसे इस कारनामे के बारे में खबर देते हैं। फिर देखो ओथेलो की कैसे वो खाल उधेड़ता है। ये दोनों डेस्टिमोना के फादर के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ये डेस्टिमोना का जो फादर ब्रेबेंशु है, ये बंदा बहुत ही ताकतवर आदमी होता है, क्योंकि ये सेनेट का आदमी होता है और पूरे वेनिस शहर का एक नोबल और रिस्पेक्टफुल फिगर होता है। तो ये दोनों उसके घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, ब्रेबेंशु, तुम्हारी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है, तुम अपने घर में अपनी बेटी को तलाश तो करो। वो नहीं है। अब ब्रेबेंशु अपनी बेटी को पूरे के पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन अफसोस कि उसको उसकी बेटी नहीं मिलती। जब उसे उसकी बेटी नहीं मिलती तो पूरे के पूरे घर में वो तोड़ फोड़ मचा देता है, और गुस्सा थोड़ा ठंडा होने के बाद वो एक कोने में बैठकर सोचता है कि अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर ब्रेबेंशु के घर में आग लगाने के बाद इयागो इतना चालू किस्म का आदमी होता है, ये फौरन से पहुंच जाता है ओथेलो के पास और वहां जाकर ओथेलो से कहता है, हुजूर, डेस्टिमोना के फादर को पता चल गया है कि आप उनकी बेटी को लेकर भागे हैं, वो किसी भी टाइम आपके पास पहुंचता होगा। तो इयागो की बात सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा खौफ या डर नहीं आता है, क्योंकि वो कहता है, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मैंने तो प्यार किया है, मोहब्बत की है, और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। तो बस थोड़ी ही देर में डेस्टिमोना का फादर ओथेलो के घर पहुंच जाता है और उसे गिरेबान से पकड़कर ड्यूक के पास ले आता है। अब ये ड्यूक कौन होता है? ड्यूक वेनिस शहर का टॉप अथॉरिटी होता है, यानी ऐसे समझे वो वहां का सदर होता है, या आप कह लें सुप्रीम लीडर ऑफ वेनिस। तो ड्यूक के सामने ओथेलो को खड़े होकर वो खूब चीखता चिल्लाता है और ओथेलो पर इल्जामात की बौछार कर देता है। वो कहता है कि ड्यूक, मेरी बेटी को इस डार्क स्किन मैन ने मोहब्बत के जाल में फंसाया है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इस शादी पर। मैं ये बात जानता हूं कि इस काले बंदे ने मेरी बेटी पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, उसकी आंखों पर पर्दा आ गया है। ड्यूक, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब ड्यूक नस्ल परस्त नहीं होता, वो दोनों तरफ की बातें बड़े इत्मीनान से सुनता है। अब वो ओथेलो से पूछता है कि क्या माजरा है। तो ओथेलो कहता है कि मैं डेस्टिमोना से मोहब्बत करता हूं और वो मुझसे मोहब्बत करती है, और सर मैंने कोई उस पर काला जादू नहीं किया है। हाँ, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैं डेस्टिमोना को अपनी ज़िंदगी के वो किस्से सुनाया करता था जहाँ पर मैंने बड़ी बहादुरी से जंगें लड़ी हैं, वो तमाम किस्से मैं उसे सुनाया करता था, जिसकी वजह से उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। यानी कि मेरी बहादुरी, मेरा जंगजू होना और तमाम जो किस्से जिस तरीके से मैं उसे बताया करता था वो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती थी, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मोहब्बत हो गई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर भी आप डेस्टिमोना को बुलाकर पूछ सकते हैं कि असल में क्या माजरा है। अगर डेस्टिमोना ने कहा कि मैंने उस पर कोई काला जादू किया है या उसे फोर्स किया है इस शादी पर, तो मुझे आप जो सज़ा देंगे मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर उसने गवाही दी कि हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और जो कुछ हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है, तो फिर आप हम दोनों की शादी को लीगल करार देंगे। अब डेस्टिमोना को बुलाया जाता है तो डेस्टिमोना इस बात की तस्दीक करती है कि जी हाँ सर, ओथेलो बिल्कुल सच कह रहा है और मेरे बाबा मेरी इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इस वजह से उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी ऐसा है कि ओथेलो से मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है और मैं अपनी मर्जी से ओथेलो की बीवी बनी। बस डेस्टिमोना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते ही पूरे के पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। अब ड्यूक
ब्रेबेंशु को कहता है, ब्रेबेंशु तुम्हें ये शादी कबूल करना होगी क्योंकि इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है जिसकी वजह से हम ओथेलो को कोई सज़ा सुना सकें। इन दोनों का राइट है, इन दोनों की ज़िंदगी है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर चुके हैं, तुम्हें भी इस शादी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उस वक्त ब्रेबेंशु बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो शादी को एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके दुख को ड्यूक महसूस करते हुए कहता है कि ब्रेबेंशु तुम्हारा जो दामाद है बेशक वो ऊपर से काला है लेकिन अंदर से बहुत साफ है, वो कभी भी इस तरह के कोई गलत काम में मुलविस नहीं हो सकता। तो फैसला ओथेलो के हक में हो जाता है। अब जब फैसला ओथेलो के हक में हो जाता है और ये खबर इयागो तक पहुंचती है तो इयागो के दिल में और ज्यादा आग लग जाती है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि ओथेलो उसकी इस चाल से फंस जाएगा, क्योंकि ये लड़की का चक्कर है बाबू भाई, इसमें अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। तो उसकी सोच यही होती है, लेकिन ये क्या, ये तो सब उल्टा हो जाता है। ओथेलो यहाँ पर भी सुरखरू हो जाता है। तो यहाँ पर इयागो को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ओथेलो को ताकत और तलवार से हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अब सिर्फ उसे एक चीज ही हरा सकती थी, वो था इयागो का डेंजरस प्लान। अब वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन गेम खेलना चाहता था, जो कि इतना खतरनाक गेम होता है कि इस गेम में कोई भी हो वो बहुत अच्छे तरीके से फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है और फंसने वाला इस गेम से नहीं निकल पाता है। तो यही तरीका अब इयागो अपनाता है। वो ओथेलो को मीठी जुबान से मारना चाहता था। वो क्या करता है कि ओथेलो के करीब रहना शुरू कर देता है, मीठी मीठी बातें करता है, सर सर करना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा होता है। अब उसका टारगेट था कासियो, जो कि कुछ ही दिन पहले ओथेलो के जरिए लेफ्टिनेंट बनाया गया था। उससे तो इसको बहुत ज़्यादा दुश्मनी लगी पड़ी थी, क्योंकि कासियो बहुत ही ज़्यादा शरीफ, हैंडसम, वेल एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा बाअखलाक किस्म का ऑफिसर होता है। वो एक सीधा साधा सा बंदा होता है, लोगों की चाल नहीं समझ पाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि ड्यूक ने ओथेलो के हक में फैसला ऐसे ही नहीं दिया था। उसने भी बहुत कुछ सोचकर, यानी बहुत लंबी सोचकर ये फैसला किया था, क्योंकि जब ब्रेबेंशु ओथेलो को गिरबान से पकड़कर ड्यूक के पास लेकर जा रहा होता है, तब ओथेलो ये देखता है कि ड्यूक किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो एक आर्मी ऑफिसर था, तो जाहिर है इनके कान बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इनको हर एक चीज पर नजर रखना होती है। इसी वजह से वो उसकी गुफ्तगू सुन लेता है। वो फोन पर किसी से तुर्कों के हमले के बारे में बात कर रहा होता है कि तुर्क जो है वो समंदरी रास्ते से सिप्रिस पर हमला करते हुए फिर यहाँ वेनिस शहर पर भी हमला करने आ रहे हैं। इसी वजह से ओथेलो समझ गया था कि मेरे हक में ही फैसला होने वाला है। मैं यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, जनरल ऑफ आर्मी हूँ, तो मेरी ज़रूरत ड्यूक को अभी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये मेरे हक में फैसला ज़रूर करेगा। तो यही होता है कि ड्यूक ओथेलो के हक में फैसला कर देता है और जब फैसला हो जाता है तो वो अपने मुद्दे की बात भी रख देता है। तो फिर वो ओथेलो को हुक्म देता है कि फौरन से अपनी आर्मी को लेकर सिप्रस तो वो ओथेलो को हुक्म देता है कि फौरन से अपनी आर्मी लेकर साइप्रस पहुंचो और वहां पर तुर्कों के हमले से साइप्रस को बचाओ। अदरवाइज अगर साइप्रस पर वो हमला करने में कामयाब हो गए तो फिर वेनिस शहर भी बर्बाद होने वाला है। तो ओथेलो, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तो तुम एक काम करो, अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर भी साइप्रस की तरफ रवाना हो जाओ, तुम्हारा टाइम भी अच्छे से कटेगा। अब यहाँ इयागो क्या करता है कि रोड्रिगो को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रोड्रिगो बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी है और मुझे इसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इसे अपने साथ ही रखता है और इसे दिलासा देता रहता है कि भाई बेफिक्र हो जाओ, ओथेलो अब सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि इसने मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत किया है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मैं दिलवाऊंगा, मैं ज़रूर डेस्टिमोना को तुम्हारे लिए पटाऊंगा, तो तुम परेशान मत हो। अब ये पूरी की पूरी आर्मी लेकर साइप्रस पहुंच जाता है। जैसे ही ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं तो ओथेलो को गवर्नर मोंटेनो का फ़ोन आता है और वो उन्हें खबर देता है कि समुद्र में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आया है और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि तुर्कों का बेड़ा जो है वो समुद्र में गर्क हो गया होगा, वो इस तूफ़ान का सामना नहीं कर सके होंगे, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम साइप्रस से वापस आ जाओ। तो जब ये बात पूरी आर्मी को बताई जाती है, अनाउंस की जाती है, तो वो सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में वो वहाँ एक पार्टी रखते हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कासियो बहुत अच्छा इंसान है, इसकी अच्छाई की वजह से
डेस्टिमोना इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। डेस्टिमोना से ये हंसी मजाक करता है, बातचीत करता है। डेस्टिमोना बहुत यानी बहुत ज़्यादा इससे क्लोज होती है एज अ फ्रेंड, क्योंकि ये बंदा काबिल एतबार होता है। तो इसी वजह से ओथेलो को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कासियो उसकी बीवी से हंसी मजाक करता है। तो ओथेलो को इस बात से कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब ओथेलो कासियो को बुलाता है और कहता है कि सब कुछ संभाल कर रखना, ज़्यादा शोर शराबा ना हो। अच्छी बात है कि तुर्कों का बेड़ा जो है वो तूफान में डूब गया है, ख़त्म हो गया है, ये जश्न मनाने की भी बात है। लेकिन मैं अपनी बीवी डेस्टिमोना के साथ जा रहा हूँ, तो तुम ज़्यादा शोर शराबा ना होने देना, जश्न मनाओ बेशक। तो ओथेलो कासियो को ये कमांड करके डेस्टिमोना के साथ कमरे में सोने चला जाता है। अब इयागो के दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है और वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो अब ऐसा करूंगा जिसकी वजह से ओथेलो से बदला भी ले सकूं और कासियो को भी फंसा सकूं। ओके लर्नर्स, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि इयागो की जलन का एक मकसद तो मैंने ये बताया कि ओथेलो उसकी जगह कासियो को अपना लेफ्टिनेंट बना देता है। एक तो वजह यह है। नंबर सेकंड, ये जो ओथेलो से इतना ज्यादा जलता है उसकी वजह यह है कि इसकी बीवी जो है इमेलिया, इसको ऐसा महसूस होता है कि ओथेलो के साथ इमेलिया का कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई इनका रिश्ता है, जिसकी वजह से ये ओथेलो को अपना दुश्मन समझता है। तो इसके दिमाग में प्लानिंग क्या आती है कि मैं कासियो को शराब पिला देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि कासियो ओथेलो की नज़र में गिर जाए। ये क्या करता है कि प्यार मोहब्बत से कासियो को, अब कासियो का मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा शरीफ नफ्स इंसान होता है, इसे लोगों की चाल समझ में नहीं आती है। तो ये कासियो जो है वो इयागो की बातों में आकर शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद इस बंदे का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और इयागो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक शख्स से इसका झगड़ा करवा देता है। झगड़े की नौयत ऐसी होती है कि कमरे में सोया हुआ ओथेलो उन आवाज़ों से जाग जाता है। वो जाकर चेक करता है तो पता लगता है कि कासियो ने शराब पी रखी है और उस शराब के नशे में उसने झगड़ा किया है। वो गुस्से में आ जाता है और कासियो को उसके ओहदे से यानी लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा देता है। जैसे ही वो कासियो को ओहदे से हटाता है, इयागो के दिल में बड़ी ठंडक पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ओहदे से हटाते ही कासियो का सारा नशा उतर जाता है और वो बड़ा शर्मिंदा होता है। उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो सोचता है कि ये आखिर में क्या कर बैठा। यहीं पर ये सब सीन चल रहा होता है कि इयागो फौरन से पहुंचता है डेस्टिमोना के पास। डेस्टिमोना के पास पहुंचकर वो बड़ा ही मासूम चेहरा बनाकर कहता है, डेस्टिमोना क्या तुम्हें खबर आई कि ओथेलो ने कासियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा दिया है, जबकि तुम तो जानती हो कि कासियो कितना शरीफ और नफ्स इंसान है। शराब तो क्या, वो किसी नशे वाली चीज की तरफ देखता तक नहीं है, वो तो बहुत शरीफ है, जरूर किसी ने कोई शरारत की होगी। ये जो मिस्चीवियस एक्ट है ये किसी ने उससे दुश्मनी में किया होगा। तो कासियो तो इस तरह का बंदा नहीं है, वो बिला वजह में इतनी बड़ी सजा क्यों भुगते। तो डेस्टिमोना, आपको चाहिए कि कासियो के लिए आप कोई स्टेप उठाएं, ओथेलो से बात करें कि उसको उसका ओहदा वापस कर दें। ये तमाम बातें सुनकर डेस्टिमोना, जबकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर्ड होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो सोचती है कि हाँ आप सही कह रहे हो इयागो, वाकई कासियो तो बहुत अच्छा इंसान है, जरूर ये किसी ने शरारत की होगी, मैं ओथेलो से बात करके उसको उसका ओहदा दोबारा से दिलवा दूंगी। बस ये काम करके वो यहाँ से निकल जाता है। इतनी देर में ओथेलो डेस्टिमोना के पास पहुंचता है। डेस्टिमोना ओथेलो से बात करती है, उसे समझाती है कि कासियो इस तरह का इंसान नहीं है, तुम भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसे उसका ओहदा वापस कर दो। ये अच्छी बात नहीं है, किसी ने उसके साथ शरारत की होगी और नशे में तो इंसान को कुछ याद नहीं रहता है, उसकी अकल काम नहीं करती है। बस होना क्या था, ओथेलो इतनी मोहब्बत करता था डेस्टिमोना से कि उसके एक एक लफ्ज की उसकी नजर में बहुत ज्यादा कीमत थी। वो कहता है, ओके मेरी जान, जैसा आपका हुक्म, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मैं कासियो को उसका दोबारा ओहदा लौटा देता हूँ। वो कासियो के पास जाता है और उसे लेफ्टिनेंट का ओहदा दोबारा से दे देता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ज्यादा हैरान कर रही होगी कि एक तरफ तो इयागो यही चाहता था कि कासियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा दिया जाए, दूसरी तरफ उसने कासियो के लिए इतनी बड़ी मेहनत क्यों की है कि उसे दोबारा उसका ओहदा मिल गया है। तो ये चीज आपको आगे चलकर समझ आएगी कि आखिर इयागो कर क्या रहा था। कासियो अपना लेफ्टिनेंट का ओहदा दोबारा पाकर बहुत खुश होता है। ओथेलो के जाते ही कासियो के पास इयागो पहुंचता है। वो कहता है, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हें ये ओहदा ओथेलो ने दोबारा क्यों दिया है? वो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, शायद इस वजह से उन्होंने सोचा हो कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ और फिर बाद में जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ हो तो उन्होंने मुझे मेरा ओहदा दोबारा लौटा दिया। तो वो कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारा ओहदा दिलाने वाली और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी दोस्त है डेस्टिमोना।
वो कहता है डेस्टिमोना कैसे? इयागो कहता है कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाया गया था, तुम्हारे चेहरे पर मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी परेशानी देखी थी। तुम बहुत बुरे तरीके से टूट गए थे, तुम्हारी सारी रेपुटेशन खत्म हो गई थी, तुम बड़े परेशान थे। तो मैं फौरन से भागा भागा डेस्टिमोना के पास गया था, उससे सारी सिचुएशन बताई थी और तुम्हारी हिमायत ने उससे कहा था कि तुम ओथेलो से बात करो, वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। तो कासियो, अब तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम सुबह सुबह जाकर फौरन से डेस्टिमोना का शुक्रिया अदा करो। तो कासियो उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा भी बहुत मशकूर हूँ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया मेरे लिए, और मैं सुबह सुबह जाकर डेस्टिमोना को भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। अब जैसे ही सुबह होती है, इयागो कासियो को उठाता है और कहता है तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम करना है, फौरन से वो काम करो और आ जाओ। वो कहता है हाँ ज़रूर। वो मुंह हाथ धोता है और फौरन से डेस्टिमोना के पास पहुंच जाता है। डेस्टिमोना का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, उससे बातचीत कर रहा होता है, मजाक मस्करी कर रहा होता है कि अचानक इयागो ओथेलो को लेकर वहां पहुंच जाता है। कासियो जैसे ही दूर से इन दोनों को आते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ओथेलो पता नहीं क्या सोचेगा कि मैं सुबह सुबह डेस्टिमोना के पास क्या कर रहा हूँ। तो वो फौरन से वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, और ये तमाम सिचुएशन ओथेलो बहुत नजदीक से देख लेता है। तो बस इयागो को यही तो चाहिए था। वो ओथेलो को कहता है कि सर, मुझे कासियो को इस तरह घबरा कर फरार होना, भाग जाना कुछ समझ नहीं आया। तो ओथेलो गुस्से में पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहता है नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस शायद ये मेरा वहम ही होगा। जी हाँ, तो यही उसकी डेंजरस ट्रिक थी कि वो डायरेक्ट इल्ज़ाम भी नहीं लगाता और अपने अल्फाजों के जरिए ओथेलो के दिल में शक का बीज भी बो देता है। अब बस ओथेलो के दिमाग में यही सब बार बार घूमता रहता है और उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं काला हूँ, मैं डाडा शीदी हबशी आदमी हूँ, तभी डेस्टिमोना मेरे जैसा आदमी को पसंद नहीं करती है। और उसने शादी सिर्फ जज्बात में आकर की थी, वो सब सच नहीं था जो उसने कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। और यहीं से मोहब्बत जेलसी में तब्दील होना शुरू हो जाती है और सोने पे सुहागा बाकी खेल पूरा करता है एक हैंडकरचीफ। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल। होता क्या है कि ओथेलो अपनी बीवी को एक बहुत ही स्पेशल हैंडकरचीफ शादी की रात गिफ्ट करता है, जो कि उसकी मोहब्बत की निशानी होता है। और एक दिन डेस्टिमोना से वो कहीं गिर जाता है और इयागो की वाइफ एमिलिया को वो कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ मिल जाता है। तो वो फ़ौरन से उसे ज़मीन से उठा लेती है। और आपके दिमाग में क्या है कि वो डेस्टिमोना को वापस कर देगी? नहीं, बल्कि वो फ़ौरन से उठाते हुए ये सोचती है कि मेरे शोहर इयागो को ये रुमाल बहुत ज़्यादा पसंद था कि सर ओथेलो ये रुमाल उसे देंगे। लेकिन बहरहाल अब सर ओथेलो के हाथ से ये कहीं गिर गया होगा, तो अब जो है मैं ये रुमाल उठाकर गिफ्ट कर देती हूँ अपने शोहर को, ताकि वो खुश हो सके। तो बस होता यही है कि जब वो अपने शोहर को ये रुमाल देती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और दिमाग में शैतानी आइडियाज़ जन्म लेना शुरू कर देते हैं। वो चोरी छुपे कासियो के रूम में वो रुमाल रख आता है और आकर ओथेलो को कहता है कि सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं कह देता हूँ। ओथेलो बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान होता है। वो कहता है जी जी बताओ क्या बात है इयागो। तो इयागो कहता है कि सर, आपके पास आपका एक बहुत ही कीमती रुमाल हैंडकरचीफ हुआ करता था, वो आपने अपनी बीवी डेस्टिमोना को गिफ्ट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो ओथेलो कहता है जी हाँ बिल्कुल, इसमें क्या नई बात है। वो गुस्सा होता है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि सर, हुआ कुछ भी नहीं है, बस मैंने वही रुमाल जो डेस्टिमोना को आपने दिया था वो कासियो के रूम में पड़ा हुआ देखा है। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर आप देख सकते हैं। बस वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इयागो के साथ चल पड़ता है और जब कासियो के रूम में जाकर देखता है कि वही हैंडकरचीफ पड़ा हुआ है तो उसका शक यकीन में तब्दील हो जाता है। अब ओथेलो के दिल में शक सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा था, बल्कि वो उसके दिलो दिमाग में कब्जा जमा चुका था। वो जहां देखता उसे डेस्टिमोना और कासियो एक साथ नजर आते। अब वो रातों को जागने लगा था, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो गए थे। यानी जो आदमी जंग के मैदान में हजारों दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ होता था, अब वो अपनी ही सोचों के आगे हार रहा था। इयागो दूर खड़ा ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर बहुत ठंडक महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शक जब किसी के दिल में घर बना लेता है तो सच्चाई की आवाज बहुत कमजोर हो जाती
जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। अब ओथेलो डेस्टिमोना को हर टाइम गौर से घूर घूर कर देखने लगा था। अगर वो मुस्कुरा देती तो उसे यही महसूस होता कि वो कासियो को सोच कर ही मुस्कुरा रही होगी, और अगर वो खामोश रहती तो ओथेलो को यही लगता कि जरूर वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। यानी कि अब डेस्टिमोना जो भी करती थी ओथेलो को उसमें धोखा ही नजर आता था, और यही इयागो चाहता था। लेकिन अभी भी उसके हसद की आग ठंडी नहीं पड़ी थी, और अब की बार वो बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा था, और यही थी इयागो की सबसे खतरनाक चाल। होता यह है कि एक दिन इयागो ओथेलो के पास आता है और बहुत ही जाली किस्म का अफसोस उसके चेहरे पर नुमाया होता है, और वो वही ट्रिक अपनाता है। कहता है कि सर, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। मैं कहना भी चाहता हूँ लेकिन शायद मैं ये बात नहीं कह सकता, और बेहतर यही है कि मैं ये बात ना ही कहूँ। बस इन्हीं बातों से ओथेलो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं इयागो, जो बात है तुम खुलकर मुझे बताओ, जो भी बात है डरो नहीं। मुझे अभी तुम जनरल नहीं बल्कि अपना एक दोस्त समझो, और जो बात है खुलकर बताओ। इयागो थोड़ा सा रुकता है, जैसे उसे बोलने में हिचकिचाहट महसूस हो रही हो, और फिर कहता है, सर, कल रात कासियो नींदों में कुछ बोल रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। जब मैंने करीब होकर सुनने की कोशिश की तो मैं क्या सुनता हूँ कि वो नींदों में डेस्टिमोना का नाम पुकार रहा था और कह रहा था, जाने मन डेस्टिमोना, अगर हम दोनों की मोहब्बत के बारे में ओथेलो को पता चल गया तो हम दोनों तो बर्बाद हो जाएंगे। बस ये सुनना था कि ओथेलो की सांसें, दिल की धड़कन सब अचानक से थम जाती है। उसके चेहरे का रंग जर्द हो जाता है और उसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, और वो चीख कर कहता है कि मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पर डेस्टिमोना को। उसने मेरी मोहब्बत में बेवफाई और धोखेबाजी की है। बस ये जुमले सुनकर इयागो के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और वहाँ डेस्टिमोना की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उसकी टूटती हुई बिखरती हुई दुनिया उसके होश बाख्ता कर देती है। उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि असल में हो क्या रहा है। वो बार बार ओथेलो से पूछती है कि आखिर मुझसे मेरी जान क्या गलती हुई है, मुझे कम से कम बताओ तो। अगर मेरी गलती हुई तो तुम मुझे जो सज़ा दोगे मैं खुद सज़ा के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन कम से कम मुझसे गुफ्तगू तो करो, मुझे बताओ तो मेरी जान। लेकिन ओथेलो उसको कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में उसको घूर घूर कर देखता है। यानी कि जो इंसान पहले उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करता था, आज उसकी निगाहों में नफरत के शोले चमक रहे थे। आज उसकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग थी। बेचारी डेस्टिमोना रातों को रोया करती थी। एमिलिया उसको तसल्ली देती। एमिलिया उसे कहती कि ये जो मर्द होते हैं डेस्टिमोना, ये कभी कभी बिला वजह में शक करने लगते हैं, और उस शक के सबब घर के घर उजड़ जाया करते हैं। तो तुम जरूर उससे पूछो तो कि आखिर हुआ क्या है। उसे प्यार से बिठाकर पूछो कि आखिर क्या बात है जो वो तुमसे इतनी नफरत करने लगा है, तुमसे इतना दूर रहने लगा है। यानी कि पहले जो शख्स आपसे इतनी मोहब्बत किया करता था, आज वही शख्स आपसे बेइंतहा नफरत करता है। तुम उससे पूछो तो, तुम उससे पूछो तो। लेकिन डेस्टिमोना उस वक्त भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं एमिलिया को क्या जवाब दूं, कि मैं हजारों बार उससे ये पूछ चुकी हूँ, मोहब्बत से प्यार से बिठाकर हर तरह से मैंने उस बंदे से पूछने की कोशिश की है कि आखिर क्या सबब है, लेकिन वो बताता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डेस्टिमोना एमिलिया के सामने बिल्कुल खामोश रहती है और ओथेलो के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं कहती। यानी इतनी नफरत करने के बाद भी वो अभी भी इस बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब की बार एमिलिया को अपने शोहर की मशकूक हरकतों पर कहीं ना कहीं शक होने लगा था, और आहिस्ता आहिस्ता वो खोज भी लगा रही थी कि आखिरकार ये मेरा जो शोहर है ये कर क्या रहा है। लेकिन वो ये बात तो जानती थी कि मेरा हस्बैंड कुछ खतरनाक डेंजरस गेम खेल रहा है किसी के साथ, क्योंकि वो एक चीज तो नोट करती थी कि इयागो ओथेलो के कान भरता रहता है, छोटे छोटे मसले मसाइल को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, अजीब अजीब बातें करता है, लेकिन वो मुकम्मल सच नहीं जानती थी। इधर इयागो अब अपने आखिरी वार की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि सर, इज्जतदार आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप पता नहीं कैसे अभी तक कोई एक्शन नहीं उठा रहे, कुछ तो करो। एक इज्जतदार आदमी जो होता है वो ऐसे बेइज्जती करने वालों को खुलेआम नहीं छोड़ देता है। बस ये अल्फाज सुनने थे कि ओथेलो की आंखों में खून उतर आता है। वो कहता है, डेस्टिमोना मरेगी। बस ये वो लम्हा था जब ओथेलो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। तो इयागो यहाँ पर एक और प्लान बनाता है। वो रोड्रिगो को कहता है, रोड्रिगो जिसका मैंने जिक्र वीडियो के आगाज में किया था कि ये वो शख्स है जो बहुत ज्यादा मालदार है और ये डेस्टिमोना का चाहने वाला है, उससे मोहब्बत करने वाला है। तो इस बंदे को, रोड्रिगो को, इयागो भड़काता है कि यार रोड्रिगो, अगर कासियो मर जाए तो तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। तो बस रात के अंधेरे में रोड्रिगो कासियो पर हमला कर देता है। लेकिन नसीब की बात यह होती है कि कासियो एक सोल्जर होता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इस सबब कासियो बच जाता है। और ये सीन सारा सामने खड़ा हुआ इयागो देख रहा था। तो वो आगे बढ़कर ये शो करता है कि वो रोड्रिगो की मदद कर रहा है और कासियो को पकड़ने के लिए भाग रहा है। लेकिन इस सब का उलट हो जाता है और इयागो कासियो की जगह रोड्रिगो को ही कत्ल कर देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इयागो ये नहीं चाहता था कि मेरे तमाम राज जिस बंदे को पता है वो जिंदा रहे। और इयागो तो वो इंसान नुमा हैवान था जो कि अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो वो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल करता था और किसी को भी कत्ल कर सकता था। और अब आता है सबसे दर्दनाक मंजर। रात बहुत खामोश थी।
कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी जल रही थी और डेस्टिमोना सफ़ेद लिबास में सो रही थी, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल बेखबर। एक गहरा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ओथेलो ही था। वो आंखों में आंसू लिए डेस्टिमोना को देख रहा था और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा, तुमसे आज भी बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उस मोहब्बत ने मुझे क्या दिया? धोखा, बेवफाई। आज उस मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी ही मोहब्बत का अपने हाथों से कत्ल करने जा रहा हूँ। अचानक से डेस्टिमोना जाग जाती है, वो खड़ी हो जाती है और कहती है, ओथेलो क्या हुआ है? वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। ओथेलो की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है और वो उस भारी आवाज़ में कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर डेस्टिमोना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है, खुदा की कसम, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने आज तक तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन ओथेलो कुछ सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसकी अकल को अंधा कर दिया गया था। और बस ओथेलो डेस्टिमोना का गला घोंट देता है। वो बहुत तड़पती है, उसकी आंखें, उसकी जुबान सब बाहर आ जाती है। कुछ ही लम्हे में कमरा खामोश हो जाता है। सिर्फ एक बेगुनाह औरत की आखिरी सांसों की आवाज़ उस कमरे में बाकी रह जाती है। बस कुछ ही देर बाद एमिलिया वहाँ पर पहुँचती है और यही होता है सच्चाई का धमाका। वो डेस्टिमोना को देखकर चीख उठती है और ओथेलो से कहता है कि वो बेवफा थी। एमिलिया हैरान होकर पूछती है कि किसने कहा? तो वो फौरन से जवाब देता है कि इयागो ने। बस अपने हस्बैंड, अपने शोहर का नाम सुनकर एमिलिया के चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, उसके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके शोहर की जो मशकूक हरकतें थी, जो उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ गेम कर रहा है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि ओथेलो और डेस्टिमोना खुद थे। तो वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहती है कि ओथेलो तुमने ये क्या कर दिया? ओथेलो तुमने ये क्या कर दिया? जो तुम्हें दिखाया और बताया गया वो सब झूठ था। डेस्टिमोना पाक थी और रुमाल तो मैंने उठाया था और इयागो ने मुझसे लिया था और ये सब इयागो की चाल थी। बस ये सुनना था कि ओथेलो के पांव तले जमीन निकल जाती। उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि सारी दुनिया का बोझ उसके सर पर गिर पड़ा हो और वहां पर्दे के पीछे से ये तमाम बातें इयागो सुन लेता है और वो समझ चुका था कि अब उसका राज फाश हो गया है। वो मौका देखकर अपनी बीवी एमिलिया को कत्ल कर देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओथेलो उसे पकड़वा लेता है और सब उसे गुस्से और नफरत की निगाह से देख रहे होते हैं। ओथेलो चीख चीख कर उसे कहता है कि तू इंसान नहीं, तू हैवान है, तू शैतान है और चलता फिरता जहर है। उसे सब थू थू कर रहे होते हैं। बस जब इयागो को जेल में डाल दिया जाता है तो ओथेलो कासियो और मोंटेनो गवर्नर को हुक्म देता है कि इस बेगैरत इंसान को, इस हैवान और शैतान को बदतरीन से बदतरीन सज़ाएं दो, इसे मौत नहीं देना, इसे मौत की सज़ा नहीं देना। और ख़ुद अपने कमरे में चला जाता है जहां डेस्टिमोना की लाश पड़ी होती है, एमिलिया की लाश पड़ी हुई होती है। वो अपनी मोहब्बत डेस्टिमोना के पास बैठता है, उसके चेहरे को हाथ लगाता है और रोते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कम मोहब्बत नहीं की है, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की। फिर वो अपनी सूजी हुई सुर्ख आंखों से आसमान की तरफ देखता है जैसे वो खुदा से माफ़ी मांग रहा। फिर अपनी ही तलवार अपने सीने में घोंप देता है और मरते मरते डेस्टिमोना का नाम लेते हुए उसी के बराबर में गिर जाता है। और यूं एक बहादुर जनरल जंग में तो नहीं लेकिन जेलिसी, शक और गलत लोगों पर यकीन करने की वजह से तबाह हो जाता है। और शेक्सपियर दुनिया को ये सिखा कर चला गया कि कभी कभी इंसान को दुश्मन नहीं मारता है बल्कि वो लोग और वो बातें मार देती हैं जिन पर वो अंधा एतमाद करता है। तो ये थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं अपने लिटरेचर स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से मेन कैरेक्टर्स उतारें, फिर मेजर थीम्स उतारें, आगे इनके इस तरीके से लिखते जाएं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद रहे। ओथेलो के बारे में मूर ऑफ वेनिस, जनरल ऑफ वेनिस, ब्राव बट इमोशनली वीक, डेस्टिमोनाज हस्बैंड। फिर डेस्टिमोना के बारे में डॉटर ऑफ ब्राबेंशियो, ओथेलोज वाइफ, लॉयल, प्योर, इनोसेंट, काइंड हार्टेड। फिर इसी तरीके से आप अपने पास इन तमाम चीज़ों को लिखें, नोट करें ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसानी रहे और पूरी कहानी आपने सुन ली है, आपके दिमाग में बैठ गई है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी हमारा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।